हमारी जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वही एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी तक वो एचआर ऑटोमेशन से दूर हैं। बिग जाइंट्स दे आर ऑलरेडी यूजिंग अ की प्लेयर्स, राइट। उनके पास तो काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग इन अ फ्लो। सो दैट इज़ वाई दे बिकम इन अ बिग जाइंट, सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ दे यूजिंग काइंड ऑफ ईआरपीज। वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी आर डूइंग एचआर सीरीज़ जिसमें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और दिस सीरीज इज़ डन बाय नॉलेज बडी लर्निंग कम्युनिटी इन एसोसिएशन विद टैलेंट मैक्स, जिसमें हम एचआर इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट करते हैं और उनको साथ हम पॉडकास्ट में डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। और इस समय हम आए हुए हैं फैब एचआर कंपनी में आए हुए हैं, और आज हम बात करने वाले हैं पेरोल के टॉपिक पे। हम बात करेंगे किस तरीके से पेरोल होता है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है, कंपनी के अंदर पेरोल ज़रूरी क्यों है, एज ए एचआर क्या पेरोल के अंदर उनके लिस्ट देखी जाती है, किन कंपनी उसको पेरोल इंपॉर्टेंट होता है, और पेरोल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। उसके लिए हम बात करने वाले हैं कंपनी के एचआर से, हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट सर, थोड़ा सा आप बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, एंड आफ्टर डैट पेरोल के बारे में डिस्कस करेंगे। Yeah, that's great. So first of all, thank you for a wonderful opportunity to be at this podcast show. So if I talk about me, I'll had started this journey in FabHR from last 7 years back, where I was playing a key role in human resource management, right? And so the combination of mine as a subject matter expert in human resource domain along with some technical background. So that's why I thought, why not to move the product domain specific to making the combination of both the domain. So the Fab HR is coming to the mind, and now we are providing services by using human resource management by using this ERP. So I played a vital role for creating this ERP, where we have a payroll management module, people module is there, right, and attendance management is there. So there is a lot of module we have created. So this is all about how I have started and what we are going with this Fab HR. Yes. थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर जर्नी। और इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में आप बताइए बेसिकली पेरोल होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, और उसके बाद हम डिटेल्स में बात करेंगे। या सो मैं पेरोल को एक टर्म्स में लूँगा कि जनरली एक छोटी इंडस्ट्रीज़ है, वेयर वी हैव ए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और मिड स्केल इंडस्ट्री स्पेशली। यदि वो अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ओनली 2 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय और 10 एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम, राइट। और 50+ एम्प्लॉय हम मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में बात करते हैं। सो देर इज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन इंडिया टू कैलकुलेटिंग द पेरोल, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। सो पेरोल की डेफिनेशन की बात करूँ, व्हाट डज मीन इज़ पेरोल। तो पेरोल जनरली हम 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। वन इज़ अर्निंग, another one is quick deduction, and finally what the employee is getting in terms of net. So that the combination of 3 aspects called payroll management. Another, the story comes how to works on the income side, how to works on deduction side. तो इनकम्स में काफ़ी सारे हैट्स हैं। जैसे हम पे स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक सैलरी इज़ देयर, HRA होता है, हमारे कुछ कंप्लेंट्री जो कंप्लाइंस के स्टैचुटरी कंप्लाइंस बोनस हो गया, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं अर्निंग पार्ट में एज़ पर द इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉर्म्स, राइट। अब इसमें डिडक्शंस की बात करता हूँ तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिडक्शन एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लाइंसेस। वन इज़ मोस्ट असेंशियल इन इंडिया, दैट इज़ PF, ESIC इज़ ऑल्सो देयर, and PT there, LWF is there. Some industry work comes in the workman compensation, right? So these are the major one. TDS deduction is there. So making this formula, earning and minus deduction is get the net final. So that is all about called the this payroll part. ओके, आपने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया PF, प्रोविडेंट फंड यानी ECIC। तो थोड़ा सा बताएंगे कि PF में कुछ परसेंटेज रहता है कि कंपनी उसमें ऐड करती है, और एम्प्लॉय का भी कुछ उसमें रहता है कि दोनों, ऐसा कुछ इसमें परसेंटेज बना हुआ है कि इंडस्ट्री का कुछ ऐसा। और ECIC शॉर्ट में बता देंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें कवर होती हैं। या डेफिनेटली देयर इज सम सर्टेन परसेंटेज इसमें। मैं अगर बात करूँ PF में, सबसे पहले तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के दोनों होंगे, और वो भी 50-50, मतलब अगर 50% ये इंक्लूड करता है एम्प्लॉय, तो रिमेनिंग इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूटेड बाई। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लाइक सर्टेन परसेंटेज, द स्पेसिफिक परसेंटेज आई एम टॉक अबाउट। सो देयर इज 12% completely from employee side, from the basic salary, 12% of basic salary. अब basic salary that means हो सकता है
इसमें अप टू 15,000 रुपीज़ एज पर गवर्नमेंट इंडिया वेज सीलिंग लिमिट फिक्स है, और मे बी इस समवन इज एक्सपेक्टिंग टू मोर अबव दैट, तो एक्चुअल बेसिस सैलरी 25,000 या जो भी वो सैलरी लेना चाहता है उसका 12%। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पीएफ अवेल कर रहा है, नंबर 1। अब दूसरा होता है इसमें 12% के 2 पार्ट होंगे एम्प्लॉय साइड पर, जिसको कि हम बोलते हैं पहला पार्ट होता हमारा 6.33 का, और बाकी का हमारा 8.33% समथिंग का, दोनों के कॉम्बिनेशन मिला के एक पार्ट बनता है, जिस पार्ट को कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। इसमें एक पार्ट और ऐड होता है जिसमें हम बोलते हैं एडमिन चार्ज। एडमिन चार्ज में 1.5 कंपल्सन है। तो अगर हम देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज मेकिंग बाय द कंपनी दैट इज़ नियर बाई 25%, नियर बाई 25% ही पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो पीएफ कंप्लाइंस जो होते हैं परसेंटेज में रोल प्ले करते हैं। ये कंपल्सन है हर वो इंडस्ट्रीज़ को जिस इंडस्ट्रीज़ में मिनिमम 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनको पीएफ और एसआईसी। अब ये डिपॉजिट होता है तो हर इसके एक अलग अलग अकाउंट हैं, जैसे अकाउंट नंबर 1 होगा, अकाउंट नंबर 2, अलग अलग अकाउंट्स में पैसा जाता है उस तरीके से। तो इस तरीके से जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएफ नॉर्म्स है वो फुलफ़िल होता है। अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन लें अगर हम इसका, तो एक नॉर्म्स और होता है पीएफ में जनरली, जैसे मान लीजिए कि कोई एनआरआई है, वो इंडिया के इस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है या कंपनी फॉरेन में है वो यहाँ से, तो हम जनरली उस पीएफ को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल पीएफ। तो इंटरनेशनल पीएफ में भी वो ले सकते हैं, तो उसके नॉर्म्स कुछ अलग हो जाते हैं। अब एक और पीएफ होता है जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी पीएफ। आपकी बेस सेलिंग लिमिट से ज़्यादा आप कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि 12% जो कंपनी कंट्रीब्यूट है दैट इज़ फाइन, एंड आई एम विश टू कंट्रीब्यूट मोर फ्रॉम माई एंड, सो दैट इज़ कम्स टू वॉलंटरी पीएफ। ओके, और पीएफ के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन आता है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक्स कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं और आफ्टर 2 या 3 ईयर वो स्विच करते हैं कंपनी, तो कई बार होता था कि हर कंपनी में उनको नया पीएफ अकाउंट खुलता है, लेकिन रिसेंटली एक यूएन नंबर स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? या अगर मैं काफ़ी समय पहले की बात करूँ, आज से 6-7 साल पहले, जब यूएनए का कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ पर, तो क्या होता था कि एक एम्प्लॉइज मल्टीपल पीएफ के साथ जाता था। अब मल्टीपल पीएफ में फिर विड्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी, और देयर इज़ नथिंग काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू ट्रैक फॉर कंप्लीट पीएफ सीरीज बाय सिंगल अकाउंट, सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कम विद दिस यूएनए। अब अगर आपके पास यूएनए, तो आपको मल्टीपल टाइम्स पीएफ अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। हाँ, अकाउंट आपका कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। आई एम वर्किंग, लेट्स से आई एम वर्किंग इन FabHR, माई पीएफ अकाउंट नंबर इज़ 1, or I'll start to working some other company some year down the line, that the PF can vary, maybe I'll get 2 account over there, right, just for the example। बट इन दोनों केसेस में मेरा जो यूएनए है वो लेट से मान लीजिए एक्स है, अब वो एक्स ही मेरी पूरी जर्नी में चलने वाला है। तो इससे ट्रैकिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बहुत शानदार कर लिया है। पीएफ को ट्रांसफ़र करना हो, पीएफ के क्लेम को सेटल करना हो, सो वेयर द यूएनए इज प्लेइंग अ की रोल, सो दैट इज़ द मेन डिफरेंसेस।